जोश को बरकरार रखिए, जुनून को तैयार रखिए, क्योंकि अब जिस शख्स से आप मिलने वाले हैं वो और कोई नहीं, हम सबसे चहेते लीडर, जबरदस्त लीडर, जिन्होंने एक नया इतिहास बना दिया, नई परिभाषा लिख दी। तो आपकी जबरदस्त तालियों और म्यूजिक के बीच में मैं सिक्स को बुलाने वाला हूं, वो और कोई नहीं, इस अल्टोस गैलेक्सी के एक जबरदस्त सितारे मिस्टर घनश्याम साहू एंड फैमिली को आपकी जोरदार तालियों और म्यूजिक के बीच में प्लीज वेलकम मिस्टर घनश्याम साहू एंड फैमिली। और इनके सम्मान के लिए मैं सम्मान कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर से निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और सर को बुके देंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे कंपनी के सबसे चहेते लाडले ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सर को। Is that what you call? Come on, let me hear you say. Let me hear you, let me hear you, let me hear you say. ये जोश खरोश, ये उमंग देखकर मैं कह सकता हूँ, बाहर वही दिनचर्या, वही मायूसी, वही आपाधापी है, और इस भंजवन में राउरकेला के इस हॉल पर हर चेहरे पर मुस्कान, उत्साह, आत्मविश्वास, इसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि आज ही हमारे इस देश के, हिंदुस्तान के सारे त्यौहार मुहर्रम, ईद, होली और दिवाली है। दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ रायपुर से घनश्याम साहू। नौकर हुआ करते थे हम कभी राज्य सरकार के परिवहन निगम में, पर अब नौकर नहीं, मालिक हैं बिजनेस में। तब जीरो थे, अब हम हीरो हैं। दोस्तों 30 मिनट में बात करूंगा आपसे, और मैं वादा करता हूं इस 30 मिनट के दरमियान, वार्तालाप के दरमियान, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ था। मेरा घर मास्टर घर कहलाता था। कोई पूछते थे तो मास्टर घर कहाँ पर है। मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे दोनों बड़े पापा टीचर थे, मेरे पिताजी एम्प्लॉय थे। बचपन से मेरे दिमाग में भी डाल दिया गया कि तू भी आगे चल करके पढ़ लिख करके नौकरी करेगा। 6 भाई 1 बहन, 7 भाई बहन, माता पिता, 9 मेंबर्स थे हमारे घर में, 9 लोगों का परिवार था। बचपन से ही मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ धन की कमी है। पिताजी नौकरी करते थे, शाम को घर आते थे, कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आते थे, लेकिन एक दिन का इंतजार रहता था सप्ताह में। वो मंगलवार का दिन होता था, मार्केट डे होता था। मार्केट दिन मेरे पिताजी कुछ ना कुछ अलग लेके आते थे, रोज़ की अपेक्षा हमें इंतजार रहता था, और हम भाई बहन को वो देते थे। लेकिन हमारे अंदर में लगता था कुछ और मिल जाता, कुछ और मिल जाता, लेकिन माता पिता अपने हिस्से का भी हमें देते थे। उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि गोलू का कपड़ा अच्छा, हमारा कपड़ा कमज़ोर, उसका खिलौना अच्छा, हमारा कमज़ोर। तो फिर मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ गरीबी है। एक घटना, वास्तविक घटना जिसे मैं बताना चाहूँगा, उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको। यहाँ पर कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई वकील होंगे, कोई मास्टर होंगे, हर तरह के लोग यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हो, आज जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, वो आपके चुनाव का ही परिणाम है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ और बनना चाहता था और आज मेरी ज़िंदगी में कुछ और हो गया, वो झूठ है। उसे मैं अभी अपने लाइफ स्टोरी के माध्यम से मैं प्रमाणित करना चाहूँगा। हमारे इधर तीज का पर्व होता है, इधर भी होता है क्या? अभी अगस्त में हुआ। भाई अपने बहन को लेने के लिए आते हैं और बहनें उनके साथ मायके जाती है। हम छोटे थे, बच्चे थे, 3 साल 4-5 साल का। माँ ननिहा अपने मायके जाती थी, साथ में हम लोग भी जाते थे। 3-4 किलोमीटर पैदल का रास्ता होता था, शहर जाते थे, बस स्टैंड पर बैठते,
घंटा 2 घंटा वेट करने के बाद बस आती थी। पूरा मेला लगा रहता था 150 लोगों का। बस आती थी, कुछ लोग उतरते थे और वो लोग उस बस पर बैठ पाते थे जिनके अंदर में ताकत होता था। बाकी कमज़ोर तरह के लोग, हमारे जैसे लोग, वहीं बस स्टैंड में रह जाते थे। फिर 1 घंटा 2 घंटे इंतजार करते थे। फिर बड़ी सी बस लाल रंग की वापस आती थी। कुछ लोग बस से नीचे उतरते थे, जिनमें ताकत हुआ करता था वो बैठ पाते थे। इस प्रकार से सुबह से खाना वाना खा के आते थे, यहाँ पर बैठते थे। शाम हो गई, बस में बैठ नहीं पाए, फिर वापस घर जाते थे। फिर वही दिनचर्या, सुबह नहाना धोना, फिर खा पी के बस स्टैंड पर आना, फिर बस का इंतजार करना। कई बार मुझे पता है अच्छी तरह से, मेरी माँ मायके भी यही जा नहीं पाती थी, फिर वापस घर जाती थी। इसी तरह से फिर एक चीज़ मैंने देखा, बस में हम बैठते थे, इंतजार करते थे, काफ़ी बस स्टैंडिंग रहा करती थी। उसको एक तो ड्राइवर होता था जो गाड़ी चलाता था, एक और होता था उसको कंडक्टर बोलते थे। वो छोटा चेयर पर बैठता था, लोग पैसेंजर लोग सब खड़े हैं। एक सीटी मारता था, बस वहीं पर रुकती थी। 2 सीटी मारता था, गाड़ी आगे बढ़ती थी। खूब सारे उसके कपड़े में पॉकेट होते थे, सब उनको पैसे देते थे। मुझे लगा मैंने अभाव तो जिंदगी में देखा है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी यही है। फिर मैंने उसी वक्त सोचा कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे यहाँ धन की कमी है, मैं भी अमीर आदमी बनूंगा। मैंने सोच लिया। फिर बस स्टेशन से आगे चलती थी, छोटा स्टॉपेज पर फिर खड़ी होती थी। 20-25 लोग फिर वहाँ पर खड़े हैं, कुछ लोग उतरते थे, कुछ लोग फिर बैठ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर फिर खड़े रह गए। ये 1 सीटी मारता था, बस रुक जाती थी। 2 सीटी मारता था, बस आगे बढ़ती थी। उसी दरमियान मैंने सोच लिया कि मैं भी अब अमीर आदमी बनूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ धन की कमी है। फिर मैं पढ़ाई करता था, छुट्टी होती थी तो स्कूल के बच्चे पेपर के पन्ने बचते थे कापी के, मेरे तो बचते थे, आपके भी बचते थे। वो कापी के पन्ने बचते थे, उसको फाड़ के मैं टिकट बनाता था। और मेरा वही खेल था, मैं टिकट बना करके अपने भाई बहन को रायपुर, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई टिकट मैं काटता था। और यदि कोई खिलौना की बात होती थी तो मैं विसिल खरीदता था। मेरे पास खूब सारे विसिल थे। जब भी मैं मार्केट जाता था, कहीं से गुजरता था, मैं वही विसिल खरीदता था। मैं वही खेलता था, वही देखता था कि मैं भी दुनिया का अमीर आदमी हूँ। मेरे पास बस है, मैं सीटी बजा रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रही है। 2 सीटी मार रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रही है। 1 सीटी मार रहा हूँ, गाड़ी खड़ी हो रही है। मैं वही देखता था, वही खेलता था। बस मैं उसी कंडक्टर को रोज़ मैं देखता था, उसी गाड़ी को मैं कल्पना किया करता था। लेकिन कहते हैं जब आदमी किसी को दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब उस अमीर आदमी को, उस बस को मैं जब ही देख पाता था जब मैं अपने ननिहाल जाता था। लेकिन मैं छोटा बच्चा, रोज़ तो बस स्टैंड देखने जा नहीं सकता था। लेकिन ऐसा हुआ, भगवान ने मेरी मदद किया। जब मैं प्राइमरी से मिडिल स्कूल में गया तो बीच में बस स्टैंड आया। क्या आया? बस स्टैंड आया। फिर मैं बस उधर से स्कूल जाते जाते बस स्टैंड को देखता था। बस यदि नहीं आए हैं तो मैं उसे इंतजार करता था। बस आती थी तो मैं उस कंडक्टर को देखता था, अमीर आदमी को। फिर मैं स्कूल जाता था। कई बार मैंने देखा है कि मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, बस का इंतजार कर रहा हूँ, उधर से स्कूल की घंटी बज गई तो मुझे लगता था कि आज कुछ मेरी ज़िंदगी में छूट सा गया, और मैं स्कूल जाता था। बस यही चलता रहा। इसी तरह से दिन महीना साल गुजरते गए, दिन महीना साल गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। फिर मालूम पड़ा कि इसके लिए हायर सेकेंडरी करना पड़ता है। फिर मैं दिन गिनना चालू किया। अब 3 साल बाकी, अब 2 साल बाकी, अब 1 साल बाकी, अब 6 महीना बाकी, अब 3 महीना बाकी। फिर वो दिन आया, रिजल्ट आने की बारी आई। फिर मैं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अमीर कैसे बनते हैं, मुझे पता नहीं था। फिर मैं वही ननिहाल गया। कहते हैं भगवान यहाँ पर भी, जो आदमी सोचता है ज़िंदगी में, ऊपर वाला मदद करता है। भगवान ने मदद किया। उसी ननिहाल में मुझे एक आदमी मिला, शिव कुमार सिन्हा, जो उसी समय 6-8 महीना हुआ था कि बस में कंडक्टर हुआ था। वो आए थे छुट्टी में और मेरे मामा जी के स्टूडेंट थे, उससे मिलने आए थे। मैंने अपनी बात उनके सामने रखा। थोड़ी देर के लिए ननिहाल में मामा नाना जी ने मना किया। फिर बचपन का मेरा चाहत था, भला कौन रोक सकता है। मेरे मामा जी भी तैयार हो गए, मेरे घर वालों को कन्विंस किए, और वो दिन आया, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। नहीं, ताली बजाने जैसी कोई बात नहीं है। अब मुझे तो लगा कि मैं अमीर आदमी बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद, 1-2 साल गुजरने के बाद मालूम पड़ा कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। ये अमीरी नहीं है, ये अमीरी नहीं है, मैं गलत जगह फंस गया हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? चलती गाड़ी से कूदना मतलब हाथ पैर टूटवाने का खतरा रहता है। हाथ पैर टूट सकता था और कोई विकल्प नहीं था। पता नहीं था मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। बस यही सोचा कि करोड़ों की आबादी में बहुत सारे लोग हैं
जो आम जिंदगी जी रहे हैं, जिनके कोई सपने नहीं होते, सारे सपने को मेरे टूट चुके थे, बिखर गए थे। मैंने सोचा अब इस नौकरी से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे मरना पड़ेगा, गुमनामी में मुझे जाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने वादा किया आपसे कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहता था कि कल के दिन मेरी शादी होगी, मेरे परिवार की ज़िंदगी कैसे होगी, वो सुख सुविधा मैं दे नहीं पाऊँगा। मुझे तकलीफ की ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में साधन संपन्न नहीं हूँ मैं, बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छी ज़िंदगी नहीं है, अच्छी लाइफ स्टाइल मैं दे नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था, ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। मेरे छोटे भाई बहन की शादी वाली बात थी, 92 मेरी मैरिज हुई। फिर भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, मैं सच बता रहा हूँ, शादी करने के लिए तो मैं तैयार हुआ, लेकिन मैं चाहता था मैं ग्रेजुएट हूँ तो लड़की मेरी कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए और गाँव को होना चाहिए। तो ऊपर वाले को नियति कुछ और था, कुछ और था। यदि मेरे हिसाब से होता तो आज ये फोटो साथ में नहीं होता। मैंने ये सोच लिया था कि अमीर घर की लड़की आएगी तकलीफ होगा, लेकिन भगवान ने मुझसे इसी से मुलाकात कराया। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी श्रीमती पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं गांव का हूँ, पुष्पा जी शहर की है। आर्थिक स्थिति को देखता हूँ तो काफ़ी सारा असमानता है। मेरे यहाँ 4 व्हीलर नहीं था, एक सामान्य ज़िंदगी थी। वहाँ ट्रैक्टर, कार, ट्रक, साधन संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी। मुझे तो पीड़ा हुई, मैं मना भी करता था, लेकिन घर के लोगों को मतलब उसके सामने मुझे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन आई प्राउड, आई एम लकी, मैं वेरी लकी हूँ कि जिस तरह से मुझे डर था वो मिथ्या था, बेकार था। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी नेक विचार की है, कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं गरीब घर में आई हूं। दोस्तों, जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आ चुका था, एक और कारण यहां पर बन चुका था। पहले तो मैं अपने आप को समझौता भरी जिंदगी, बस यही मुझे जीना है, ऐसे ही चलेगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जिंदगी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक और कारण बनता है। मुझे सोचा मैं तो तकलीफ में ज़िंदगी जी सकता हूँ, मैं बिना खाए भी रह सकता हूँ, मैं कुछ भी कैसे भी ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन मेरा परिवार, इन्होंने तकलीफ कभी, अभाव कभी देखा नहीं है। मेरे कारण ये तकलीफ की ज़िंदगी जिए, ये मुझे स्वीकार नहीं। मेरी रातों का नींद नहीं आता था, चैन नहीं था, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसे में और गाड़ी से कूदना, नौकरी छोड़ना मतलब तकलीफदायक बात थी। तो कहते हैं ऊपर वाला फिर मदद किया, पूरे तन मन से लग जाते हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए लग जाती है। वो दिन आया जिसके कारण मैं छोड़ नहीं पाता था। छत्तीसगढ़ और एमपी अलग हुआ, राज्य जब अलग हुआ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया, वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। अब और बड़ी समस्याएं थी मेरे पास, अब करूं तो करूं क्या। नौकरी मैं करके देख चुका था, बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी, अब क्या करूं। एक तरफ जिंदगी थी, एक तरफ मौत थी, एक तरफ जिंदगी थी और एक तरफ मौत थी। मैं तकलीफ में जिंदगी जी नहीं चाहता था, बच्चों को तकलीफ दे नहीं सकता था। मैं क्या करूं, कैसा करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। ऐसे में लोग मुझे कहते हैं, मैं सुना हूं कई बार लोग मुझे कहते हैं कि घनश्याम साहू बहुत लकी आदमी है, तकदीर वाला आदमी है। तो मैं कहता हूं यस, आई एम लकी। इसलिए मैं लकी हूं कि मुझे, मेरे साथ मेरे माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है, संस्कार उनका मेरे साथ है। यस, मैं लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि क्लास 1 से स्कूल कॉलेज से लेकर के अभी जहाँ जहाँ पर मेरा उठना बैठना आना जाना है, जहाँ पर मैं सीखता हूँ, उनका संस्कार, उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। हाँ, मैं लकी हूँ और बेहद लकी हूँ कि मेरा परिवार, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन का सपोर्ट मेरे साथ है। मैं बेहद लकी हूँ कि मुझे मेरे सारे सीनियर्स, सुमित जी, रजत जी, सुमित जी, सेठी जी, दानेश जी, कंपनी ब्रांड एम्बेसडर रजत जी और अल्टस एकेडमी का साथ है, हाथ है और उनका आशीर्वाद मुझ पर है। मैं लकी हूं इसलिए कि मेरे जाबाज साथी जो मेरे शुभचिंतक है, मेरा तरक्की चाहते हैं, मेरी कामयाबी चाहते हैं और एनर्जेटिक लोग हैं, मेरे लाइफ लाइन है, इसलिए मैं लकी हूं। दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज मैं इस मुकाम पर हूं। आज छत्तीसगढ़ के मैं कुछ जगह जो है, छोटे छोटे जगह जहां पर अच्छे खूबसूरत झील हैं, झरने हैं, नदी हैं, अच्छे जगह है देखने घूमने फिरने का,
उसी को मैं कभी देख पाऊंगा, जा पाऊंगा, ये मैं कल्पना नहीं कर पाता था। आज मेरे पास लग्जरी गाड़ी है। आज जिस गाड़ी से मैं आया हूँ, डस्टर गाड़ी है, 13 लाख की मेरी अपनी गाड़ी है। लेकिन आज यहाँ पर मैं घोषणा करने जा रहा हूँ मैं आपको कि अब इसके बाद मैं गाड़ी में 4 व्हीलर में मैं राउरकेला आऊँगा तो मेरी अपनी मर्सिडीज गाड़ी होगी। और सच कहूँ तो ज़िंदगी में मैंने इस दरमियान यहाँ के आते ये और राजभवन के बीच का जो सफ़र था, काफ़ी ज़िंदगी में मैंने उतार और चढ़ाव देखा। लेकिन मैं आपको मुलाकात कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेरी श्रीमती पुष्पा साहू, जिसे मैं माइक देने जा रहा हूँ, ज़िंदगी का 92 में मेरी मैरिज हुई। आज तक यदि मैं हिसाब लगाऊं तो 25 बरस हो चुके हैं, जिनके साथ रहते हुए ज़िंदगी के सफ़र पे मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन का ये 25 बरस कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो मैं माइक देने जा रहा हूँ माई हार्ट, माई जीवन संगनी, श्रीमती पुष्पा साहू को। आपको पहले नमस्कार, पुष्पा साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से हाउसवाइफ हूँ। मैं नमन करना चाहती हूँ परमात्मा को, अपने माता पिता को, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा, कंपनी के एमडी, सीएमडी, सभी ग्रेट अपलाइन, लाइफलाइन और आप सभी को, जिनका प्यार और पूर्ण सहयोग से आज हम यहाँ पर हैं। मैं बताना चाहूँगी कि एल्टास हमारे जीवन में कैसे आया और इसके माध्यम से हमको क्या मिला। आज से 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी। मैं एक संपन्न फैमिली से थी। शादी के पहले मुझे पता ही नहीं था कि गरीबी क्या होती है, दर्द क्या होता है, परेशानियाँ क्या होती है, चैलेंज क्या होता है। शादी के बाद हम गांव में रहते थे। सर की राज्य परिवहन में जॉब थी। बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, इनकम कम थी। सपने तो बहुत थे पर सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सके। बस जैसे तैसे लाइफ को काट रहे थे। परेशानियाँ थी, चैलेंज थे, संघर्ष थे। एल्टास में आने के पहले का समय और ज़्यादा पीड़ादायक थी। बच्चे बड़े हो गए थे, स्कूल से कॉलेज में चले गए थे। कॉलेज का खर्च, घर का खर्च, घर का इंस्टॉलमेंट और बहुत सारे कर्जे हो गए थे। मेरे सारे गहने बिक गए थे। सर बीमार पड़ गए थे, इनके हार्ट में प्रॉब्लम आ गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। पर कहते हैं ना, हर काली अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। हमारे जीवन में भी सुबह हुई। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का ही भेजा हुआ महान देवदूत श्री रजत सर जी के माध्यम से एल्टास हमारे जीवन में आया। हम लक्की हैं, हमें गर्व है कि हम दुनिया के नंबर 1 कंपनी एल्टास के साथ में हैं और इसके माध्यम से हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मान सम्मान, प्यार, पहचान, हेल्थ, वेल्थ, देश विदेश की यात्रा, सब कुछ हमें इस बिजनेस के माध्यम से मिला। आज से 3 साल पहले घर चलाने के लिए सोचा करते थे। 150 रुपये भी हमारे पास नहीं रहा करते थे, पर अब हमारी ज़िंदगी पूर्ण रूप से चेंज हो गई है। हम अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस में मैं पूरा सर का सपोर्ट करती हूँ। मुझे विश्वास था सर जो भी निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे। ये एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं और घर परिवार के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है, हम घबरा जाते हैं
और निगेटिव सोच सोच करके अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं और यही सोच लेते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि ये परिवर्तन का संकेत है। ऐसे ही समय में परिवर्तन होता है जीवन में। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर निर्णय हमारे हाथ में है। हम सही निर्णय लेकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब पूरे पॉजिटिव सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ इस बिजनेस को दिल से लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। एल्टास एकेडमी आपके साथ है, आपका भी हर सपना साकार होगा और आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। एक और हादसा मेरी ज़िंदगी में होता है, टर्निंग पॉइंट आता है। ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं। जब भी हम कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। मेरे सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आया, वो ये, किसी व्यक्ति का उम्र, यदि टाइम में मेरी शादी हो गई होती, इतना बड़ा मेरा बेटा होता, शायद मैं इसके जैसा चल नहीं पाऊंगा, दौड़ नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं? लेकिन मुझे 5 लाख इनकम चाहिए था। जब मुझे प्लान दिखाया उन्होंने, उनका इनकम 5 लाख था, मुझे 5 लाख इनकम चाहिए था और कोई विकल्प नहीं था। मैंने सोचा इसका जवाब क्या है, कोई जवाब नहीं मिला। किसी डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं था, किसी वकील के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन हर हालत में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए था। मैंने सोचा इसका उम्र 30-32 साल, तो क्यों नहीं मेरा उम्र 35 साल कर दिया जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, आज से 3 साल पहले जब मैं चालू किया तो उम्र 35 साल था, आज ही 35 साल है। अगले 2020 तक की मेरा उम्र 35 साल ही रहेगा। मैंने उनको पूछा कि सर, ये 5 लाख की इनकम के लिए आपको कितना समय लगा? उन्होंने बोला सर 18 महीना। मैंने नीचे से ऊपर तक के देखा, 18 महीना तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 साल 4 साल मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। सर, मुझे आप 24 महीना में बना दीजिए रॉयल क्राउन, मुझे 5 लाख की इनकम चाहिए। उन्होंने कहा कि घनश्याम भैया, जितना आप मुझे जानते हैं मैं भी उतना ही जानता हूँ। मैं जब चालू किया तो तब बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। आपको 18 महीना 24 महीना नहीं, आप 12 महीने के अंदर में रॉयल क्राउन जा सकते हैं। मैंने उसी समय अपने आप को समर्पित किया कि सर, मैं आज से आपको गुरु माना, आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूँगा, कभी मैं कोई तकलीफ नहीं बताऊँगा। और दोस्तों, उस दिन से मैंने काम स्टार्ट किया और कभी भी मुझे निगेटिव दिखाई नहीं दिया। मेरे अंदर प्रॉब्लम यह है, मैंने देखा अब तक के बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं क्यों निगेटिव दिखाई देता है। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनकम तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम 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 बताते हैं। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अपलाइन का प्रॉब्लम, डाउनलाइन का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों। जब से मैंने डिसीजन लिया तब से आज तक मुझे इस मार्ग पर कोई प्रॉब्लम दिखाई देता नहीं। हाँ, ये सच है कि दर्द नहीं हुआ, दर्द तो नेचुरल है। यदि माँ आपको बनना है तो जानलेवा दर्द से गुजरना होगा। इस बिजनेस में आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है, रॉयल क्राउन जाना है, तो दर्द से तक गुजरना ही होगा। एक कटु सत्य है। मैंने काम को स्टार्ट किया, उस प्लान को देखा। आज भी आप मेरे घर आएंगे तो देखेंगे, आप मंदिर है मेरे घर में, वहाँ पर रजत सर का लिखा हुआ प्लान आज भी मौजूद है। मैं भगवान को वहाँ पर बोला, आशीर्वाद लिया, भगवान का प्रार्थना किया और मैंने काम को स्टार्ट किया। तो मैं कहना चाहूँगा, हर बैठा हुआ इंसान यहाँ पर कामयाब हो सकता है। प्रॉब्लम यह है, हम जब भी कुछ भी हम हट के काम करते हैं, हमें दर्द होती है, दर्द से हम बचना चाहते हैं, दर्द से हम बचना चाहते हैं। हर इंसान कामयाब हो सकता है। टैलेंट की कमी नहीं हमारे देश में। आज हमारे देश का टैलेंट फॉरेन कंट्री से बिक रहा है। आज हमारे देश का टैलेंट फॉरेन कंट्री से बिक रहा है। हमने ठेका ले रखा है, इंडिया ने ठेका ले रखा है फॉरेन कंट्रीज को डॉक्टर इंजीनियर सप्लाई करने की। डॉक्टर इंजीनियर सप्लाई किया जा रहा है, वापस सोने की चिड़िया बन सकती है। टैलेंट है हमारे देश में। दर्द होता है, कुछ भी हम करते हैं दर्द होता है। दर्द तो होगा, दर्द से हम बचते हैं। आपको प्लान दिखाना होगा। जिस दिन ने मैं चालू किया, लोग बोलते हैं आपकी कामयाबी की राज है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना।
आपका उद्देश्य होना चाहिए वैष्णो देवी में चढ़ने का। कितना सीढ़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस सीढ़ी को आप चढ़ना चाहेंगे तो दर्द तो होगा। नेचुरल प्रक्रिया है कि अकस्मात हुआ, उसको नहीं हुआ, मेरे को हो रहा है, यह है क्या? नेचुरल प्रक्रिया है। उतने सीढ़ी को हमको चढ़ना होगा। घुटने पे दर्द हो सकता है, टांगों पर दर्द हो सकता है। आप वहां से यहां तक आना चाहेंगे, दर्द तो होगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये पार्ट है, ये जरूर होगा। आपको प्लान दिखाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा, आपको प्लान दिखाना होगा। मेरे टीम में कोई लोग नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है? प्लान दिखाना। प्लान का आपको मास्टर बनना है। क्या बनना है? प्लान का आपको मास्टर बनना है। कोई आदमी तकदीर से डॉक्टर नहीं होता, कोई आदमी तकदीर से वकील नहीं होता, वो अपने मेहनत से वकील होता है। कोई डॉक्टर तकदीर से डॉक्टर नहीं होता, अपने मेहनत से सफल डॉक्टर होता है। कोई आदमी इस बिजनेस में तकदीर से बेटर नहीं होता, अपने मेहनत से करोड़ों बेटर होता है। He's the perfect. आपको प्लान का मास्टर होना पड़ेगा। उसके लिए 3 बातें हैं। प्लान के मास्टरी के लिए 3 बातें हैं। आप चाहें तो लिख लें। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। प्लान की पागलपन होनी चाहिए। आपका नाश्ता छूट जाए, एक दिन खाना छूट जाए चलेगा, लेकिन बिना प्लान नहीं चलेगा। क्योंकि आप इस बिजनेस में लाखों रुपए इनकम चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, ये तंगी से आप मुक्ति चाहते हैं। बिना प्लान दिखाए कैसे चलेगा मेरे बहनों और भाइयों? प्लान आपको दिखाना होगा। सब छूट जाए, नहाना छूट जाए, खाना छूट जाए, कुछ भी काम छूट सकता है, जरूरी काम, लेकिन आपका प्लान दिखाना नहीं छूटनी चाहिए। पागलपन होनी चाहिए। जब हम स्टार्टिंग में प्लान दिखाना चाहते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, खुद के अंदर में डर होता है, संकोच होता है, झिझक होता है, लेकिन किसी भी काम को बात प्लान की नहीं, जिंदगी में कोई भी काम, नया काम हम करते हैं तो झिझक होती है, डर होती है, सफाई से नहीं होता, तकलीफ होता है, कैसे करूं, क्या करूं, गलत हो जाएगा तो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप प्लान दिखाते जब आपकी आदत पड़ जाएगी, आपकी डर भय खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा खाना आप भूल जाएंगे, पीना आप भूल जाएंगे, लेकिन प्लान दिखाना आप कभी नहीं भूलेंगे। बाहर आप निकलते हैं, रात का 9 बज गया, लोग अपने घर आते हैं काम धाम से, 10 बज गया, लोग घर में खाना खा के सो जाते हैं, 11 बज गया, 12 बज गया, आप तब तक के घूमते रहते हैं पागलों के समान, जब तक कि कोई प्लान देखने के लिए आपको जाग रहा है। जब प्लान दिखाने वाले कोई नहीं मिलते, रात को 12 साढ़े 12 बज गया, तो आप घर आते हैं। उस समय घर के लोग बोलते हैं ये तो आदमी बिल्कुल अब पागल हो गया है। समझ लीजिए आपके घर के लोग आपको बोल रहे हैं ये आदमी पागल हो गया है, तो समझ जाइए आपकी कामयाबी बेहद करीब है। कामयाबी आपकी बेहद करीब है। प्लान का आपको मास्टर बनना है। आपने देखा होगा डॉक्टर किसी पेशेंट को खोजने नहीं जाता है क्या? नहीं जाता, खुद पेशेंट पहुंचता है। बोन स्पेशलिस्ट, हड्डी का डॉक्टर कौन है? फलाने जगह है। हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है? फलाना डॉक्टर है। डेंटल का डॉक्टर कौन है? फलाना जगह है। आपको स्पेशलिस्ट बनना है प्लान का। क्या बनना है? प्लान का स्पेशलिस्ट बनना है। प्लान की आदत होनी चाहिए। टीम में कोई लोग नहीं, कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो क्या करना है? कोई लोग जुड़ नहीं रहे तो क्या करना है? ज्वाइनिंग बहुत आ रही तो क्या करना है? अब चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ, अब तो 150 लोग आ गए, आगे और पिन चाहिए तो क्या करना है? क्या करना है? साल भर हो गया काम करते करते, घर में बीबी झगड़ा करती है, छोड़ उस काम को, अब नहीं करने दूंगा तुझे, तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? सो द प्लान। ज्वाइनिंग बहुत आ रही है तो क्या करना है? अब इस महीने में ज्वाइनिंग कम हो गई तो क्या करना है? क्या करना है? सारे बीमारी का एक ही इलाज, सो द प्लान, 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 सो द प्लान। ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? कर सकते हैं? नंबर 2, जिस वक्त आप डिसीजन ले लेते हैं, कोमल जी ने कहा जिस वक्त मैं डिसीजन लेता हूं अपने आप को नहीं सुनता, जब से मैंने डिसीजन लिया, जब से मैंने माना,
आधा सामने में कुछ पीछे कुछ, सामने में कुछ पीछे कुछ नहीं। मानो तो किसी और को, किसी को मानता दिल से मानो, वरना ना मानो। मैंने अपने आप को समर्पित किया अपलाइन को। अपलाइन इंसान है। आप देखते हो, अभी मैं आपको बोलूँगा, अभी मैं इंसान के दो रोल होते हैं, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ। अभी मैं बोलूँगा ये पत्थर है गोला सा, ये भगवान शिव है। चलो इसके ऊपर पैर रखो, कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा। उस पत्थर पर पैर रखने के कोई तैयार होगा क्या? कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? हर इंसान उसको शिव भगवान मान रहा है। उस पत्थर के अंदर में दिल से हम माने तो भगवान शिव उसके अंदर में है। उस पत्थर को हम दिल से माने तो भगवान बजरंगबली उसके अंदर है। उस जीता जाता इंसान को, वो जीता जागता इंसान को हम सामने कुछ और पीछे कुछ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है, सामने में कुछ और पीछे कुछ। आप उनके सामने समर्पित हो जाइए। मैंने अपने आप को समर्पित किया। यदि आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं अपलाइन के सामने, सिस्टम के सामने, एकेडमी के सामने, आप ईमानदार होते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, अपलाइन को सरेंडर कर देते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से, रॉयल क्राउन बनने से नहीं रोक सकती। इस काम को वही आदमी कर सकता है जो आदमी जिंदा है। वही आदमी कामयाब हो सकता है, प्लान दिखा सकता है, प्लान के लिए उसे लोग मिल सकते हैं। वही आदमी रॉयल क्राउन जा सकता है जो जिंदा है। इसके बारे में किसी ने कहा है, जिंदा वो नहीं जिनका सांस जिंदा है, जिंदा वो नहीं जिनका सांस जिंदा है, जिंदा तो वो है जिनका कि अपने सपनों पर विश्वास जिंदा है। थैंक यू, थैंक यू।